देखिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से अपने पास में एक फॉर्मूला भी डिराइव होने वाला है। अल्फा 1 रेखीय प्रसार गुणांक वाली L1 लंबाई की छड़ तथा L2 तथा अल्फा 2 रेखीय प्रसार गुणांक वाली L2 लंबाई की छड़ को जोड़कर L बराबर L1 प्लस L2 लंबाई की संयुक्त छड़ बनाई जाती है। तो संयुक्त छड़ के तुल्य रेखीय प्रसार गुणांक बताइए। देखिए, दो छड़ दे रखी है अपन को, पहले की लंबाई L1 है, दूसरे की लंबाई L2 है। दोनों को इस टाइप से जोड़ना है कि जो नई छड़ बने उसकी लंबाई L1 प्लस L2 होनी चाहिए। यानी कि दोनों को मैं श्रेणी क्रम में जोड़ दूं क्या, एक के बाद एक जोड़ दूं क्या? इसकी लंबाई L1, इसकी लंबाई L2। में चाहता हूं कि जो नई छड़ बने उसकी लंबाई L1 प्लस L2 होनी चाहिए, इसलिए अपन ने एक के बाद एक जोड़ा है। अगर मान लीजिए ये लंबाई अपन को पता नहीं होती कि L बराबर L1 प्लस L2 वाली लंबाई की छड़ बनानी है अपन को, तो क्या अपन ऐसे भी जोड़ सकते थे क्या इनको? लेकिन क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है इस टाइप से जोड़ना है कि जो नई छड़ की लंबाई आने वाली है वो L1 प्लस L2 होनी चाहिए। L1 प्लस L2 होनी चाहिए, यानी कि अपन को ऐसे जोड़ना पड़ेगा एक के बाद एक इनको, तभी जाके टोटल लंबाई L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 हो पाएगी। तो अपन ने जोड़ दिया है। जो पार्ट L1 लंबाई वाला है उसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा 1, जो पार्ट L2 लंबाई वाला है उसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा 2, और टोटल जो लंबाई हो चुकी है वो L1 प्लस L2 हो चुकी है। और टोटल लंबाई के लिए मैंने बोल दिया है रेखीय प्रसार गुणांक कितना ले लिया है मैंने, अल्फा ले लिया। इधर वाले पार्ट के लिए अल्फा 1, इधर वाले पार्ट के लिए अल्फा 2, और संयुक्त छड़ का, पूरी छड़ का मैंने मान लिया कितना रहेगा, अल्फा रहेगा। इस अल्फा की मुझे गणना करनी है। मुझे क्या बताना है, तुल्य रेखीय प्रसार गुणांक बताना है। बहुत सिंपल से तरीके से इसको समझते हैं कि अपन ये बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए इसकी लंबाई में कुछ वृद्धि हुई और इसकी लंबाई में कुछ वृद्धि हुई, तो जो टोटल छड़ है उसकी लंबाई में जो वृद्धि होगी दोनों की वृद्धियों का योग होगा। एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए एग्जैक्ट नहीं है, केवल एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन। मान लेते हैं कि इस वाली छड़ की लंबाई तो बढ़ी 2 सेंटीमीटर, इधर वाली छड़ की लंबाई बढ़ी 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं कहूं कि टोटल छड़ की लंबाई कुल कितनी बढ़ चुकी होगी, 2 इसकी बढ़ी है, 5 इसकी बढ़ी, यानी कि दोनों की मिलाकर 7 बढ़ चुकी होगी क्या? अपन ऐसा बोल सकते हैं। L1 लंबाई की छड़ में कितनी वृद्धि हुई, L2 लंबाई की छड़ में कितनी वृद्धि हुई, क्या वो टोटल वृद्धि के इक्वल हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं कि जो टोटल लंबाई है उसमें वृद्धि इज इक्वल टू L1 लंबाई की छड़ में वृद्धि प्लस L2 में जो वृद्धि हो रही होगी। आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। सपोज मान रहे हैं, केवल अज्यूम कर रहे हैं, सपोज इसमें वृद्धि होती है 2 सेंटीमीटर, इसमें वृद्धि होती है 5 सेंटीमीटर, तो टोटल में वृद्धि कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं इसकी वृद्धि प्लस इसकी वृद्धि इज इक्वल टू टोटल छड़ की वृद्धि। ये अपन ने यहां पर लिख दिया है। टोटल छड़ की लंबाई, प्रारंभिक लंबाई कितनी थी L, प्रारंभिक लंबाई कितनी रहेगी इसकी L। इसके लिए मैंने रेखीय प्रसार गुणांक कितना मान लिया है, तुल्य रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा मान लिया है, तो यहां पर अल्फा लिख दिया जाएगा। टेम्परेचर मान लीजिए कितना बढ़ चुका है, डेल्टा टी बढ़ चुका है। टेम्परेचर सबका सेम बढ़ेगा क्योंकि ये सब L1 लंबाई भी यही है, L2 छड़ भी यही रखी हुई है और टोटल छड़ भी यही रखी हुई। स्टार्टिंग में मान लीजिए सबका तापमान सेम था, बढ़ेगा तो सबका एक साथ बढ़ेगा, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि तापांतर का मान सबके लिए समान रहेगा। ये डेल्टा टी, डेल्टा थीटा लिख दीजिए। अभी तक अपन तापमान को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके लिए अगर अपन डेल्टा L1 की वैल्यू लिखे तो ऐसा लिखा जा सकता है, प्रारंभिक लंबाई रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा 1, और क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा थीटा लिखा जा सकता है। एसिस वाले के लिए लिखा जाएगा तो क्या लिखा जा सकता है, L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा लिखा जा सकता है। इन दोनों में से डेल्टा थीटा कॉमन आ रहा है, अगर इन दोनों में से डेल्टा थीटा को कॉमन ले लिया जाए और इस वाले से कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि यहां से अपने पास में बचने वाला है L अल्फा इज इक्वल टू L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2। मुझे अल्फा की गणना करनी थी, तुल्य रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा, यानी कि इस वाले L को अपोन में भेज दिया जाएगा, बिल्कुल भेज देंगे। अल्फा इज इक्वल टू L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन L। लेकिन मुझे पता है जो ये L है, L की जगह क्या मैं L1 प्लस L2 लिख सकता हूं क्या? तो अगर L की जगह अगर अपन L1 प्लस L2 लिख दें तो अल्फा इज इक्वल टू L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन L1 प्लस L2 आ जाएगा। और ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है, जब भी दो छड़ को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, जब भी दो छड़ को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, L1 प्लस L2, जब भी दो छड़ को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो उसके लिए इक्विवेलेंट अल्फा, दो छड़ को श्रेणी क्रम में एक के बाद एक जोड़ना है।
अगर दो छड़ को अपन ने एक के बाद एक जोड़ दिया है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है कि उनकी टोटल लंबाई L बराबर L1 प्लस L2 हो जाती है, तो अपन बोल सकते हैं कि उसके लिए तुल्य अल्फा हमेशा कितना रहेगा, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन L1 प्लस L2 रहेगा। ये फॉर्मूला भी यहां से अपने पास इस क्वेश्चन से निकल के आता है और ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है, ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है। बार बार अपन इतना डेरिवेशन करने नहीं बैठेंगे, अपन को याद रखना है कि अगर मान लीजिए दो छड़ को श्रेणी क्रम में, ध्यान दीजिए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए एक के बाद एक, इस प्रकार होना चाहिए कि कुल लंबाई दोनों की लंबाई के योग के बराबर हो जाए। तो अपन क्या लिख सकते हैं, एल्फा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन L1 प्लस L2, ये वैल्यू अपन लिख सकते हैं। इसी वाली फॉर्मूला अपन को याद रखना है। जो भी स्टार मार्क में करवाता जा रहा हूं, जो भी फॉर्मूला आज मैंने स्टार मार्क करवाए, वो फॉर्मूले आपको याद जरूर रखने हैं ना। देखिए बच्चों, अपन पढ़ने वाले लंबाई और ताप ग्राफ। लंबाई ताप यानी कि y अक्ष पर क्या रहने वाला है, लंबाई, x अक्ष पर क्या रहेगा, ताप रहेगा। लंबाई और ताप ग्राफ बना दिया है अपन ने। अपन को ये देखना है कि इसका जो ढाल है, जब भी अपन ग्राफ की बात करेंगे, ग्राफ में ढाल की बात जरूर होगी। जब भी अगर अपन ग्राफ की बात कर रहे हैं तो ग्राफ में अपन ढाल की बात कर रहे हैं। अगर यहां से अपन, मुझे पता है कि अगर सरल रेखा होती है, सरल रेखा का ढाल क्या लिख देते हैं अपन, टेन थीटा लिख देते हैं क्या। और मुझे पता है जो ढाल होता है उसको टेन थीटा बोलते हैं, और टेन थीटा जो ढाल होता है क्या, वो उसको अपन डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, dy बाई dx भी बोलते हैं। लेकिन अगर सरल रेखा हो तो dy बाई dx की जगह अपन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी बोल देते हैं। ये स्लोप टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आने वाला है, dl बाई d थीटा, यानी कि dy बाई dx, ये लिख दिया मैंने। लेकिन मुझे पता है ग्राफ कौन सा है, सरल रेखा है। अगर ग्राफ सरल रेखा है तो dy बाई dx की जगह क्या भी लिख सकते हो, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी लिख सकते हो। इसलिए अपन ने यहां पर लिख दिया डेल्टा l अपॉन डेल्टा थीटा। डेल्टा एल क्या रहेगा, लंबाई में परिवर्तन। डेल्टा थीटा क्या है, तापमान में परिवर्तन। अगर मुझे डेल्टा एल का फॉर्मूला मुझे पता है, एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा होता है क्या, तो अपन ने ये लिख दिया एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा कैंसिल आउट। मुझे पता है कि एल नोट क्या रहेगी, प्रारंभिक लंबाई। प्रारंभिक लंबाई क्या है, अगर कोई छड़ आपने ले ली तो प्रारंभिक लंबाई क्या रहेगी, फिक्स रहेगी उसकी जो स्टार्टिंग में थी। तो यहां पर एल नोट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा अपने पास में। तो ये एल नोट अपन ने कांस्टेंट लिख दिया है। अगर एल नोट कांस्टेंट हो गया तो मुझे पता लग गया कि जो टेन थीटा रहेगा वो अल्फा के रेखीय प्रसार गुणांक के समानुपाती रहेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहेगा। कांस्टेंट चीजों को हटा देते हैं अपन प्रोपोर्शनलिटी में। डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा कैंसिल आउट हो चुका है, एल नोट अल्फा बचा है केवल। मुझे पता है अगर एल नोट कांस्टेंट रहेगा तो मैं बोल सकता हूं टेन थीटा यानी कि इसका ढाल रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा के समानुपाती रहेगा। ये जो ग्रीन कलर का चिन्ह लगा हुआ है ये समानुपाती का है, ये जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है ये अल्फा है, रेखीय प्रसार गुणांक। मैं बोल सकता हूं कि जो टेन थीटा रहेगा, जो ढाल रहेगा वो रेखीय प्रसार गुणांक के समानुपाती रहेगा। यानी कि जिसका ढाल ज्यादा रहेगा, जो लाइन ज्यादा खतरनाक रहेगी, जो ज्यादा खतरनाक फिसल पट्टी रहेगी, जिसका ढाल ज्यादा रहेगा, उसके लिए अल्फा की वैल्यू भी क्या रहने वाली है, ज्यादा रहने वाली है। ये बात अपन यहां से समझ सकते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन देखिए, अल्फा ए अल्फा बी के मध्य संबंध बताइए कि अल्फा ए या अल्फा बी में से कौन ज्यादा रहेगा, किसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, कौन वैल्यू कम रहेगी। यहां पे ये चारों ऑप्शन अपन को दे रखे हैं। लंबाई और ताप के बीच में ग्राफ दे रखा है। मैं एक बात जानता हूं कि अगर लंबाई और ताप का ग्राफ और रेखीय प्रसार गुणांक पूछ लिया जाए दो छड़ों में से, तो मुझे पता है जिसका ढाल ज्यादा रहेगा, जिसके लिए टेन थीटा ज्यादा रहेगा, जो ज्यादा खतरनाक लाइन रहेगी, ज्यादा झुकी हुई रहेगी, उसके लिए ही अल्फा का मान भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, जो ज्यादा खतरनाक फिसल पट्टी दिख रही होगी। तो अपन देख सकते हैं यहां पर कि जो बी वाली लाइन है, जो बी वाली है, उसके लिए मैं रेखीय प्रसार गुणांक को क्या बोल दूं, अल्फा बी बोल दूं क्या। बी वाली छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक, इस वाली छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक क्या बोल दिया जाएगा, अल्फा ए बोल दिया जाएगा क्या। ए वाली जो कोण बना रही है उस वाले कोण को क्या लिख दूं मैं, थीटा ए लिख दिया जाएगा। इस वाले कोण को क्या लिख दिया जाएगा, थीटा बी लिख दिया जाएगा, जो एक्स अक्ष से कोण बन रहा है। मुझे यहां से क्लियर पता लग रहा है थीटा बी ग्रेटर देन क्या रहेगा, थीटा ए रहेगा। बी वाले का कोण क्या है, ज्यादा है, बी वाले का कोण ज्यादा है, यानी कि उसका ढाल भी क्या रहेगा, ज्यादा। और जिसका ढाल ज्यादा है उसके लिए रेखीय प्रसार गुणांक की वैल्यू भी ज्यादा रहेगी, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं कि ढाल समानुपाती रहेगा रेखीय प्रसार गुणांक के। जब भी एलटी ग्राफ दिया जाए, जब भी एलटी ग्राफ दिया जाए, दो छड़ दिए जाए, दोनों छड़ के लिए अलग अलग ग्राफ बना हुआ है अगर आपके पास, आपको दोनों में से कंपेरिजन करना है किसके लिए रेखीय प्रसार गुणांक या अल्फा ज्यादा रहने वाला है, तो मुझे पता है जिसका ढाल ज्यादा होगा उसके लिए अल्फा की वैल्यू भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। मैं यहां से क्लियर बोल सकता हूं कि जो थीटा बी है, जो थीटा बी है, थीटा बी ग्रेटर देन क्या रहेगा, थीटा ए रहेगा। तो यहां से बोल सकते हैं अपन
टेन थीटा बी जो रहेगा वो डायरेक्ट ग्रेटर देन क्या रहेगा, टेन थीटा ए। और जिसके लिए थीटा ज्यादा हो रहेगा, जिसके लिए ढाल ज्यादा रहेगा, जिसके लिए टेन थीटा ज्यादा रहेगा, उसी के लिए रेखीय प्रसार गुणांक भी ज्यादा रहेगा। यहां से अपन बोल सकते हैं अल्फा बी ग्रेटर देन क्या रहने वाला है, अल्फा ए रहने वाला है। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो थर्ड वाले ऑप्शन पे अपन क्लिक कर देंगे। याद रखना है अपन को, इंपॉर्टेंट की बात नहीं करे अगर अपन, तो मतलब अगर ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन बार बार आएंगे अपने पास में। जब भी अगर ग्राफ आता है तो ग्राफ का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आप एक बात समझ लीजिए, सरल रेखा है और अगर उसके ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है जिसमें ग्राफ भी सरल रेखा टाइप का बना हुआ हो, तो कहीं ना कहीं उसका आंसर आपको स्लोप से ही मिलेगा, ढाल से उसका आंसर देना आपके लिए इजी रहेगा। इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसलिए ढाल की आदत डालनी है। सरल रेखा के लिए जब भी ढाल लिखेंगे अपन क्या लिख दिया जाएगा, तो dy बाई dx, या फिर क्या भी लिख सकते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x भी अपन लिख सकते हैं। ये अप्रोच अपनी रहनी चाहिए। सरल रेखा वाला जब भी अपन को ग्राफ दिखे तो कहीं ना कहीं उसका आंसर ढाल से दिया जा रहा होगा, इसकी मैक्सिमम संभावना रहती है। देखिए बच्चों, अपन ठोसों में प्रसार पढ़ने के बाद एक चीज पढ़ लेते हैं, गर्म करने पर संकुचन। कुछ चीज ऐसी भी होती है जो गर्म करने पर फैलने के बजाय क्या हो जाने लग जाती है, संकुचन। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कभी अगर किसी पॉलीथीन को अगर आप गर्म करने लगते हो तो तुरंत सिमट जाती है और सिमट के बिल्कुल छोटी सी हो जाती है। क्यों, ध्यान दीजिए। ऐसे पदार्थ जैसे रबड़ भी होता है, रबर को भी आप क्या करोगे, गर्म करोगे तो बिल्कुल फैलने के बजाय क्या होने लग जाएगा, पिघल कर चिपकने लग जाएगा, छोटा होने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि अनुप्रस्थ कंपन अनुदैर्ध्य कंपन से ज्यादा तीव्र होते हैं। ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य कंपन क्या होते हैं, अनुदैर्ध्य कंपन जो लंबाई के समानांतर होते हैं, इस टाइप से रहेंगे ये कंपन, इस डायरेक्शन में कंपन हो रहे हैं। अनुप्रस्थ कंपन कि अगर पार्टिकल ऐसे तो कंपन कैसे हो रहे हैं उनके, इस टाइप से हो रहे हैं। अपन ने क्या बोला था कि ताप बढ़ाने से लंबाई होती है वो क्यों बढ़ जाती है, ताप बढ़ाने से लंबाई इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो कंपन हो रहे होते हैं उनके आयाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आयाम और एनर्जी बढ़ने की वजह से जो उनके बीच की औसत दूरी है वो भी बढ़ जाती थी, और जब एक एक कण के बीच की औसत दूरी बढ़ जाएगी तो पूरे पदार्थ का जो आकार रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर जो कंपन हो रहे हैं ऐसे हो रहे हैं, अगर कंपन ऐसे हो रहे हैं तो इनकी दूरी में कोई चेंज नहीं होगा ऐसे कंपन होने से। इसलिए अपन बोलते हैं कि जो रबड़ वाले पदार्थ होते हैं उनमें अनुप्रस्थ कंपन होते हैं, और जो अनुदैर्ध्य कंपन होते हैं वही किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, प्रसार के लिए उत्तरदायी होते हैं। ध्यान रखना है, अपन को याद रख लेना है कि अनुदैर्ध्य कंपन ही प्रसार के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि रबड़ जैसे पदार्थों में कंपन कौन से होते हैं, अनुप्रस्थ कंपन ज्यादा तीव्र होते हैं अनुदैर्ध्य कंपन की तुलना में, इसलिए गर्म करने पर वो संकुचित हो जाते हैं। कुछ व्यवहारिक उपयोग है इसके, जो तापीय प्रसार है या उसमें प्रसार, इसके कुछ व्यवहारिक उपयोग है जो मॉड्यूल में पेज नंबर 7 पर लिखे हुए हैं, और अपन ने पढ़े भी है कि रेल की पटरियों के बीच में रिक्त स्थान क्यों छोड़ा जाता है, गाड़ी के पहिए की रिम, जो एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था वो वाला है, ये कि लकड़ी के पहिया था, लकड़ी के पहिए के ऊपर लोहे की रिम चढ़ाई जाती है, बिजली के तार है उनको ढीला क्यों बांधा जाता है थोड़ा सा। तो ये कुछ व्यवहारिक उपयोग है, व्यवहारिक एग्जाम्पल है, आप इनको मॉड्यूल में पेज नंबर 7 पर देख लीजिए। इसके बाद में अपन बात करें, जिसे आपने पढ़ा होगा कि अगर आप किसी भी कोई डिग्री सेंटीग्रेड में अगर उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप डायरेक्ट 273 ऐड कर देते हो। क्यों कर देते हो, उसका रीजन फॉर्मूले में अपन ने पढ़ा था कि C/5 इज इक्वल टू K माइनस 273/5 होता है। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था कन्वर्जन का, एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्जन, एक पैमाने से दूसरे पैमाने पर परिवर्तित करना। यहां से अगर अपन सोल्व करें 5 से 5 कैंसिल आउट, K इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको 273 को उधर भेज दिया जाए तो K इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, C प्लस 273। यानी कि अगर आपको तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में उसको केल्विन में बदलना है तो केवल और केवल क्या ऐड करना पड़ेगा, आपको 273 उसमें ऐड कर देना है, 273 उसमें ऐड कर देना है। आपसे बोले 0 डिग्री सेंटीग्रेड, डायरेक्ट 273 ऐड कर दो, 273 केल्विन। आपसे बोले 10 डिग्री सेंटीग्रेड, डायरेक्ट 273 ऐड कर दो, 283 केल्विन। आपसे बोला जाए 27 डिग्री सेंटीग्रेड, डायरेक्ट 273 ऐड कर दीजिए, 300 केल्विन हो जाएगा। और जो ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं तो अपन ने जहां पे डिग्री सेंटीग्रेड दिया डायरेक्ट डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू पुट कर दी है कि उसका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा था तो अपन ने डेल्टा थीटा डायरेक्ट क्या लिख दिया, टे लिख दिया। जबकि अगर एसआई मात्र क्या है, केल्विन है, तो अपन को किसमें कन्वर्ट करना चाहिए था, केल्विन में कन्वर्ट करना चाहिए था। तो क्यों नहीं किया अपन ने केल्विन में कन्वर्ट, इसको देखिए। क्योंकि अगर मैं जानता हूं, मान लीजिए 10 पहले तापमान था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बाद में तापमान कितना हो चुका है, बढ़कर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका। अगर यहां से मैं डेल्टा थीटा निकालूंगा तो डेल्टा थीटा कितना आएगा, 10 आएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड।
अब मैं सोच लेता हूं कि एसआई मात्रक तो केल्विन होता है, तो मैं सोचता हूं कि पहले मैं केल्विन में बदलूं और फिर इनके बाद में इनका क्या लेना चाहिए, मुझे डिफरेंस लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तो मैंने केल्विन में बदल रहा हूं। इसको केल्विन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला 273 केल्विन। इसको केल्विन में बदलेंगे कितना हो जाएगा, 283 केल्विन। यही होगा। अगर ये 273 से 283 केल्विन पर जा रहा है, अगर मैं इसके लिए डेल्टा थीटा अब लिखना चाहूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 केल्विन हो जाएगा क्या। यहां से भी वैल्यू वही आ रही है, यहां से भी वैल्यू वही आ रही है। इसलिए ध्यान रखिए, जहां पर भी डेल्टा थीटा अपन बोल रहे हैं फॉर्मूले में, जहां पर भी डेल्टा थीटा आ रहा है यानी कि तापांतर आ रहा है, तो तापांतर के समय पर आप चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में लीजिए चाहे केल्विन में लीजिए, डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जहां पर आपको डेल्टा थीटा नहीं दिखता है, केवल अकेला सिंगल तापमान दिखता है, तापांतर की बात नहीं कर रहा हूं, अगर ताप दिखेगा तो किसमें पुट करना पड़ेगा, केल्विन में। लेकिन अगर दो तापमान के बीच में तापांतर लिखना हो आपको, तो चाहे आप डिग्री सेंटीग्रेड में लीजिए चाहे केल्विन में लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोनों में वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में, दो स्केल की बात कर रहे हैं। पहले 0 और 10, तो तापांतर कितना हुआ, 10 का। फिर मैंने दोनों को केल्विन में परिवर्तित किया, तब भी तापांतर कितना आ रहा है, 10 का। इसलिए जब भी तापांतर हो तो आप केल्विन में कन्वर्ट किए बिना ही डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, डायरेक्ट तापांतर लिख सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में भी। लेकिन जब क्या दिया हुआ हो, अंतर दिया हो, डेल्टा थीटा दिया हुआ हो, ऐसा नहीं कि केवल थीटा लिखना हो, आपको तापमान लिखना हो तो आप 0 डिग्री 273 केल्विन की जगह 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दे, ऐसा चलेबल नहीं है। लेकिन अपन को यह ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस आप चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में लें या फिर उनको केल्विन में कन्वर्ट करके ले, दोनों में वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। ध्यान रखिए, पूरे फिजिक्स में काम आएगी ये वाली चीज अपने पास, कि जहां पर भी डेल्टा थीटा रहेगा, तापांतर आएगा, वहां पर डिग्री सेंटीग्रेड में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो आप। और जहां पर सिंगल तापमान रहेगा, अंतर नहीं लेना दो तापमान का, केवल सिंगल लेना है। देखिए फॉर्मूले देखिए आप, डेल्टा एल, एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, डेल्टा आ रहा है मतलब क्या है, तापांतर है। डेल्टा ए का फॉर्मूला ए नॉट बीटा डेल्टा थीटा आ रहा है यानी कि तापांतर है, डिग्री सेंटीग्रेड में चलेबल है। डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा थीटा आ रहा है यानी कि तापांतर आ रहा है, यानी कि चलेबल रहेगा डिग्री सेंटीग्रेड में भी। बाकी केल्विन में तुम्हें हमेशा रहता ही रहता है ना। लेकिन अगर जहां पर डेल्टा नहीं आ रहा हो, केवल और केवल तापमान की बात आएगी, आगे चलकर अपने पास ऐसे बहुत सारे पोर्शन आएंगे जिनमें केवल ताप लिखना होगा, अपन को तापांतर की नहीं लिखना होगा, तो केवल ताप लिखना है, तो वहां पर फिर आपको पहले तापमान को केल्विन में परिवर्तित करना है और फिर उसका मान रखना है, वही ऐसा यूनिट होती है। यहां पर चलेबल क्यों है, क्योंकि अपन ने देखा कि तापांतर चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा जाए चाहे केल्विन में लिखा जाए, उसकी वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, इसलिए ये यहां पर चलेबल रहेगा। बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखनी है आपको, है ना। देखिए बच्चों, अब अपन पढ़ने वाले हैं द्रव में उसमें प्रसार, ठोसों में उसमें प्रसार अपन पढ़ चुके हैं। ठोसों में उसमें प्रसार 3 प्रकार के होते थे, रेखीय, क्षेत्रीय और आयतनिक। रेखीय प्रसार डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, से में से डेल्टा ए और डेल्टा वी रहेगा। वहां पे अपन को तीन ही फॉर्मूला याद करने थे। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़े कि जो ठोसों में उसमें प्रसार होता है उनका अनुप्रयोग क्या होता है, तो अनुप्रयोग में अपन ने पढ़ा द्विधात्विक छड़, द्विधात्विक पट्टी। तो अगर द्विधात्विक पट्टी की बात करें तो केवल उसका एक काम होता है कि गर्म करने पर वो मुड़ जाती है, इस टाइप से मुड़ती है कि जिसका अल्फा ज्यादा रहेगा वो छड़ बाहर की तरफ रहेगी। दूसरी बात अपन ने पढ़ा आवर्तकाल में परिवर्तन, तो उसमें अपन ने प्रतिशत परिवर्तन और भिन्नात्मक परिवर्तन का फॉर्मूला पढ़ा, वो अपन को याद रखना है। और इसी प्रकार से जो 30 सवाल आता है कि दृढ़ रूप से बंधी हुई छड़ हो तो उस पर दीवार के द्वारा लगने वाला बल कितना होता है, दीवार पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू वाई ए एल्फा डेल्टा थीटा अपन पढ़ चुके थे। इसके बाद में अपन ने रबड़ वाला पढ़ लिया कि रबड़ों में क्या होता है कि अगर उनको गर्म कर दोगे तो संकुचित होने लग जाएंगे फैलने के बजाय। अब इसके बाद में द्रव में उसमें प्रसार, द्रव में अपन ने पहले एक पॉइंट लिखा था कि ठोसों में रेखीय, क्षेत्रीय, आयतनिक तीनों प्रकार के प्रसार होते हैं, लेकिन जब द्रव और गैस की बात आएगी तो केवल और केवल उनमें एक टाइप का प्रसार होता है और वो होता है आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार। लेकिन अगर आयतन प्रसार की बात करें तो इसमें आयतन प्रसार ही 2 टाइप का होता है, आयतन प्रसार ही 2 टाइप का रहेगा, एक आभासी प्रसार, आयतन में आभासी प्रसार, और एक रहेगा दूसरा वास्तविक प्रसार। आयतन में 2 टाइप के प्रसार रहेंगे, एक रहेगा आभासी प्रसार और एक रहेगा वास्तविक प्रसार। क्या है आभासी प्रसार और क्या है वास्तविक प्रसार? वास्तविक प्रसार कि आयतन में कुल कितनी वृद्धि हुई है, जो द्रव था उसके आयतन में कुल कितनी वृद्धि हुई है, उसको क्या बोला जाएगा, वास्तविक प्रसार। आभासी प्रसार मुझे कितनी वृद्धि दिखाई दे रही है उसको क्या बोलूंगा मैं, आभासी प्रसार। जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मेरा आभास है, मैंने आभास लगाया कि इतना प्रसार हुआ है, या जो मुझे लग रहा है कि इतना प्रसार हुआ है। लेकिन वास्तव में वास्तविक प्रसार तो उसी को बोला जाएगा कि द्रव पहले 10 लीटर था बाद में 11 लीटर हो गया, यानी कि वास्तविक प्रसार कितना रहेगा, 1 लीटर रहेगा।
लेकिन हो सकता है कि मुझे वो प्रसार आधा लीटर ही दिख रहा हो, तो मेरे लिए आभासी प्रसार कितना हो जाएगा, आधा लीटर हो जाएगा। तो कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा आभासी प्रसार है और कौन सा वास्तविक प्रसार है? एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से अपन समझते हैं। ध्यान दीजिए, एक बाल्टी ले ली है भाई साहब अपन ने, जो नहाने वाली बाल्टी होती है वो वाली बाल्टी ले ली, स्टील की बाल्टी है, धातु की बाल्टी, ये बाल्टी ले ली अपन ने। बाल्टी को अपन ने लगभग पूरा भर दिया है, बाल्टी को अपन ने पूरा भर दिया है यहां तक। 10 लीटर की बाल्टी थी, पूरी भरी हुई है, द्रव से भरी हुई है। इसको क्या बोल दूं मैं, इसका आयतन प्रसार गुणांक गामा लिक्विड बोल देता हूं, इसका क्या बोल देता हूं, गामा कंटेनर या वेसल बोल देता हूं। ये गामा लिक्विड है। बहुत ही ध्यान से समझना, जहां पर भी अगर आभासी शब्द आ गया यानी कि कहीं ना कहीं मतलब आभास होना चाहिए अपन को, यानी कि गड़बड़ है कहीं ना कहीं, तो यानी कि यहां पर अपन को बहुत ध्यान से समझना है आभासी कौन सा रहेगा, वास्तविक कौन सा रहेगा। आयतन में प्रसार हो रहा है, द्रव में प्रसार हो रहा है, लेकिन कितने टाइप के प्रसार देखने अपन को, 2 टाइप के, आभासी कौन सा रहेगा और वास्तविक कौन सा रहेगा। बहुत ही ध्यान से एक एक पॉइंट को बहुत इत्मीनान से सुनना है आपको। ये दे रखा है गामा लिक्विड, ये वाला दे रखा है गामा वेसल। अगर मैं द्रव का प्रारंभिक आयतन देखता हूं, द्रव का प्रारंभिक आयतन 10 लीटर, पात्र का प्रारंभिक आयतन देखा जाए, पात्र का आयतन भी कितना है, 10 लीटर। दोनों के प्रारंभिक आयतन क्या है, समान है। मैंने इनके नीचे आग लगा दी, अगरबत्ती लगा दी इनको गर्म करने के लिए। अगर इनको गर्म करने के लिए अपन ने आग लगा दी है, तो दोनों में क्या होने लगेगा, प्रसार होने लगेगा। ये भी ठोस है, ये द्रव है, ठोस में भी प्रसार होगा, द्रव में भी प्रसार होगा। अगर ठोस में भी प्रसार होगा, द्रव में भी प्रसार होगा, मान लीजिए कि आपसे बोल दिया जाता है कि द्रव कितना हो जाता है, जो बाल्टी का आयतन है, बाल्टी का आयतन थोड़ा सा बढ़ जाता है और बाल्टी का आयतन बढ़कर कितना हो गया, 11 लीटर हो गया। कितना हो चुका है बाल्टी का आयतन, 11 लीटर हो चुका है। लेकिन मुझे पता है कि जो द्रव में प्रसार होता है वो ठोसों की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर मान लीजिए जो बाल्टी थी उसका आयतन 10 से बढ़कर 11 हो चुका है, तो जो द्रव होगा उसका आयतन कितना हो जाएगा, मान लीजिए 10 से बढ़कर उसका आयतन कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। बहुत ही ध्यान से सुनिए, बाल्टी ठोस वस्तु, जो उसके अंदर भरा हुआ है वो द्रव है। अगर बाल्टी में प्रसार 1 लीटर का हुआ है, अपन मान लेते हैं कि जो द्रव है उसमें वास्तविक प्रसार 2 लीटर का हुआ है, वो 10 लीटर था, अब उसका आयतन बढ़कर कितना हो चुका है, 12 लीटर हो चुका है। मुझे पता है कि जैसे ही अगर आयतन क्या होगा, 12 लीटर होगा, अगर द्रव का आयतन 12 लीटर होगा तो 11 लीटर तो इसमें आ जाएगा ही। तो 11 लीटर तो ये इसमें आ जाएगा, लेकिन जो 1 लीटर पानी रहेगा, वो 1 लीटर पानी यहां पर फर्श पर फैल जाएगा। जो 1 लीटर पानी है वो 1 लीटर पानी अपना क्या हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा, फर्श पर फैल जाएगा। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं अपन, दोनों का आयतन पहले 10-10 लीटर था, जब अपन ने गर्म किया तो बाल्टी का आयतन बढ़कर कितना हो चुका है, 11 लीटर हो चुका है। लेकिन जो द्रव का आयतन था, द्रव का आयतन बाद में कितना हो चुका है, 12 लीटर हो चुका है। अगर 12 लीटर अगर द्रव का आयतन हो चुका है, तो मुझे पता है बाल्टी का आयतन 11 लीटर, यानी कि 1 लीटर पानी जो बचा हुआ रहेगा वो किधर की तरफ आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, फर्श पर फैल जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। इसी को ओवरफ्लो होना बोलते हैं, या पात्र में से बाहर की तरफ गिरना बोला जाता है। अब देखिए, मैं यहां पर इसको गर्म करने के लिए लगाया, मैंने इसको गर्म करके और यहां पर नीचे आग लगा के मैं बाहर घूमने चला गया। बाहर घूम के जब मैं वापस आया तो मैंने देखा, अरे पात्र पूरा भरा हुआ था, अभी भी पात्र तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन 1 लीटर पानी किधर गिर चुका है, बाहर गिर चुका है। तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि द्रव के आयतन में केवल 1 लीटर की ही वृद्धि हुई है, क्योंकि जो बाल्टी में प्रसार होगा उसको मैं नहीं देख पाऊंगा। जो ठोसों में जो प्रसार होता है उसको अपन कैलकुलेट नहीं कर पाते। कभी आपने चाय बनाई हो तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आप चाय को गर्म कर दिया, आपने गर्म गैस पर चढ़ा दिया है और आप कहीं बाहर घूमने चले गए हो, जब आप वापस आओगे तो आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि जो ये अपन ने यहां पर चाय, जिस पात्र में अपन ने चाय चढ़ाई थी वो पात्र बढ़ चुका है। अपन कभी भी उसको अपनी आंखों से विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। तो जो ठोसों में जो प्रसार होता है उसको अपन विजुलाइज नहीं कर पाते। तो जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे ये लगेगा, अरे मेरे 10 लीटर की बाल्टी थी, 10 लीटर की बाल्टी तो अभी भी भरी हुई है और 1 लीटर पानी किधर गिर चुका है, बाहर गिर चुका है, यानी कि इसमें जो द्रव में प्रसार हुआ है वो केवल कितना हुआ है, 1 लीटर। क्या गलती कर दी मैंने,
मैं उस चीज को नहीं देख पाया कि जो ठोस में जो प्रसार हो रहा था, ठोस में 1 लीटर प्रसार हो रहा था, वो ठोस में 1 लीटर का जो प्रसार हुआ, तो 1 लीटर जो द्रव का जो प्रसार हुआ था 1 लीटर को, तो वो खुद घटक चुका है, उसको वो अपनी आंखों के सामने नहीं आने दे रहा है। वास्तविक प्रसार हो रहा था 2 लीटर, लेकिन मुझे कितना दिखाई दिया? केवल 1 लीटर, क्योंकि जो वास्तविक प्रसार हुआ 2 लीटर, मुझे एक ही दिखाई दिया, बाकी का एक कौन खा गया? बाकी के 1 लीटर का जो प्रसार था उसको कौन खा गया? कि पात्र का आयतन भी 1 लीटर बढ़ चुका था, इसलिए 1 लीटर आयतन को वो खा चुका है। तो वो 1 लीटर आयतन अपन को विजुअलाइज नहीं होगा, उसको अपन नहीं देख पाएंगे, तो केवल अपन को ये बाहर जो गिरा हुआ है पदार्थ वही 1 लीटर ही अपन को दिखाई देगा। ये मैंने आपको बिल्कुल आसान शब्दों में इसको समझाने की कोशिश की है। बहुत ही ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है ये बच्चों के लिए, तो आपको ध्यान देना है कि 10 लीटर ये था, 10 लीटर ये था, फिर अपन ने गर्म किया तो अब की बार जो ठोस था वो कितने का हो गया? 11 लीटर का। पात्र 11 लीटर का हो गया, लेकिन द्रव कितने का हो चुका? 12 लीटर का हो चुका। अगर 12 लीटर का वो द्रव हो चुका है तो यानी कि 1 लीटर किधर गिर जाएगा? बाहर। मैं अगर घूम के आऊंगा कहीं से तो मुझे ऐसा लगेगा 1 लीटर पानी बाहर गिरा है। पहले पात्र लबालब भरा हुआ था, जब मैंने गर्म किया 1 लीटर पानी बाहर आ चुका है, यानी कि द्रव में कितना प्रसार हुआ होगा? 1 लीटर का ही हुआ होगा। लेकिन मैं भूल चुका हूं कि जो पात्र था उसका आयतन भी बढ़ चुका है, तो 1 लीटर प्रसार को वो खुद खा चुका है। तो अगर मुझे कुल प्रसार लिखना रहेगा तो कैसे लिखूंगा? पात्र का प्रसार प्लस आभासी प्रसार। द्रव में वास्तविक प्रसार कितना हुआ है? 2 लीटर का ही हुआ है। मुझे दिखेगा कितना? केवल 1 लीटर दिखेगा। यानी कि यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो द्रव का वास्तविक प्रसार रहेगा, ऐसे बोल सकते हैं अपन, डेल्टा वी रियल इज इक्वल टू डेल्टा वी वेसल। वेसल ने जितना किया वो तो मेरे को दिखाई दे ही नहीं रहा। ये वाला तो बड़ा था, ये बड़ा ही है, लेकिन ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये बड़ा जरूर है। 1 लीटर बड़ा था पात्र का, इसलिए वो 1 लीटर खा चुका है, तो ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने इसको ऐड कर लिया है। एक्चुअल मुझे रियल चाहिए कि वास्तविक प्रसार कितना हुआ है, तो वो वेसल ने जो खाया था वो भी मैंने ऐड कर लिया, और जो मुझे आभासी जो मुझे दिख रहा है वो तो मुझे ऐड करना ही है। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा वी अपेरेंट हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग मेरी बात को? मैंने पूरा पात्र भरा हुआ था, वहां से आपको समझाया है एक बार इसको। लेकिन अब अपन जो बात करेंगे, अच्छा, इस टाइप से आपको ध्यान भी रखना है कि जब भी आपसे बोल दिया जाता है कि कितना पानी बाहर की तरफ गिर जाएगा, अगर एक पात्र है वो पहले से पूरा भरा हुआ है, अब कितना पानी बाहर की तरफ गिर जाएगा गर्म करने पर, तो कितना गिरता है? जो अपन को दिखता है, यानी कि आभासी मुझे क्या निकालना है? डेल्टा वी अपेरेंट या डेल्टा वी आभासी निकालना है। जो बाहर गिरता है उसी को क्या बोलते हैं? आभासी बोलते हैं। यानी कि अपन को क्या निकालना पड़ेगा? डेल्टा वी अपेरेंट या डेल्टा वी आभासी अपन को निकालना पड़ेगा। जब भी अगर कोई चीज पूरी भरी हुई हो तो अपन बोलेंगे कितना पानी बाहर की तरफ गिरेगा, यानी कि अगर 1 लीटर बाहर की तरफ गिर रहा है तो मुझे ये आवाज होगा कि इसका प्रसार कितना हुआ है? 1 लीटर का प्रसार हुआ है इसके आयतन में। तो यानी कि जब भी अगर कोई चीज ओवरफ्लो, जब भी कोई चीज अगर फुल भरी हुई रहेगी और आपसे बोल देता है कितना पानी बाहर गिरेगा, पानी बाहर कितना गिरा? 1 लीटर। ये कौन सा आयतन है? आभासी प्रसार। ये क्या है? तो यानी कि जब भी आपसे बोल दिया जाए कोई पात्र पूरा भरा हुआ है और कितना पानी बाहर गिर जाएगा, यानी कि आपको क्या निकालना रहेगा वहां पर? डेल्टा वी अपेरेंट या आभासी प्रसार निकालना रहेगा। इस बात को ध्यान रखना है आपको। अब यहां से अपन समझते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल अपन ने बिल्कुल इजी एग्जांपल लिया था। अब किसी कंटेनर का एग्जांपल लेके समझ रहे हो जो पूरा भरा हुआ नहीं है, खाली है। ये यहां से अपन इसका एक्चुअल डेरिवेशन करने वाले। ये केवल आप लोगों के समझने के लिए था, ये केवल आप लोगों के समझने के लिए था। लेकिन एक बार फिर से यहां से एक्सप्लेन करता हूं मैं, और आपको फिर से बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपको इसको सुनना है। देखिए, एक पात्र था, एक पात्र में पी तक लिक्विड भरा हुआ है। पी तक लिक्विड भरा हुआ है तो मैंने पी पर एक निशान लगा दिया ग्रीन कलर से, और ग्रीन कलर से निशान लगाकर मैं इसको गर्म कर दिया है मैंने, और गर्म इसको किसी मैंने उष्मा देते हुए या मैंने इसको गैस पर चढ़ा दिया है या किसी भट्टी पर चढ़ा दिया है, और फिर मैं इसको गर्म चढ़ाकर और फिर मैं कहीं बाहर घूमने चला गया। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि पात्र का जो आयतन बढ़ा है वो तो मुझे दिखाई देगा ही नहीं, मुझे पता है। लेकिन अगर मैंने गर्म किया है इसको तो पात्र का आयतन भी क्या हो चुका होगा? बढ़ चुका होगा। पात्र की हाइट भी थोड़ी सी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए जो निशान यहां पर था वो निशान कहां पर पहुंच गया? अब इस वाले क्यू पॉइंट पर पहुंच गया। पात्र पर मैं निशान लगा के गया था, लेकिन मुझे पता है कि पात्र में प्रसार होगा। तो पात्र का मान लीजिए कि जो निशान था वो पी से कहां पे पहुंच गया? क्यू पे पहुंच गया।
लेकिन मुझे पता है जो द्रव में प्रसार होता है, द्रव में जो प्रसार होगा वो ठोस से ज्यादा होगा, यानी कि पात्र के कंपैरिजन में जो द्रव भरा हुआ है उसमें प्रसार ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए जो पात्र था, पात्र का जो चिन्ह मैंने लगाया था जहां तक पानी भरा हुआ था, वो अगर Q तक पहुंच जाएगा तो मान लीजिए पानी कहां तक पहुंच चुका है, R तक पहुंच चुका है। पानी कहां तक पहुंच जाएगा, फाइनली R तक, इस वाली जगह तक पानी पहुंच जाएगा। ध्यान दीजिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या यहां पर, पी आर इज इक्वल टू कितना रहेगा, पी क्यू प्लस क्यू आर रहेगा क्या? पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। पी आर मुझे देखना है कि पहले द्रव यहां पर था, फाइनली द्रव कहां पर जा चुका है, आर पर जा चुका है। यानी कि अगर मुझे द्रव का वास्तविक प्रसार देखना हो तो मुझे द्रव का वास्तविक प्रसार पहले पी पर था, अब कहां तक जा चुका है, आर तक जा चुका है। तो पी से लेकर आर तक जो प्रसार हुआ है उसको मैं द्रव का वास्तविक प्रसार बोल सकता हूं, क्योंकि पहले द्रव कहां तक था, पी तक था, अब कहां तक जा चुका है, आर तक जा चुका है। यानी कि जो द्रव का वास्तविक प्रसार हुआ है वो पी से लेकर कहां तक हो चुका है, आर तक हो चुका है। यानी कि पी आर को मैं क्या बोलूंगा, द्रव का वास्तविक प्रसार। इसको क्या बोला जाएगा, द्रव का वास्तविक प्रसार। ये अपन ने इसको लिख दिया है द्रव का वास्तविक प्रसार। अब ध्यान दीजिए पी क्यू को क्या बोलेंगे, पहले पात्र में जो मैंने चिन्ह लगाया था वो पी पर था, अब वो चिन्ह बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गया, क्यू तक पहुंच गया। यानी कि पात्र का आयतन पी से लेकर कहां तक बढ़ चुका है, क्यू तक बढ़ चुका है। पहले पी पर था ये, और पात्र का जो चिन्ह है ये पी से कहां पहुंच गया, क्यू तक पहुंच गया। तो मुझे ऐसा लगेगा, तो अपन बोल सकते हैं कि जो पात्र के आयतन में जो वृद्धि हुई है वो पी से लेकर कहां तक हुई है, क्यू तक। तो क्या मैं पी क्यू को ये बोल सकता हूं क्या, पात्र का प्रसार। प्लस अब अपन बात करते हैं क्यू आर की, क्यू आर क्या रहेगा, क्यू आर क्या रहेगा, बहुत ही ध्यान से सुनना, क्यू आर क्या रहने वाला है। मैं पात्र पर कहां तक निशान लगा के गया था, पी तक। मुझे पता लगा पात्र में प्रसार हुआ, पात्र में प्रसार हुआ तो पात्र का निशान कहां तक चला गया, क्यू तक चला गया। मैं आया, मैंने देखा कि पात्र चढ़ा हुआ है, मैं निशान यहां तक लगा के गया था और पानी कहां तक आ चुका है, यहां तक आ चुका है। यानी कि मुझे ऐसा लगेगा कि पहले पानी यहां तक था, क्योंकि जो पात्र में प्रसार होता है उसको अपन विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं निशान लगा के गया था, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि जो निशान पहले यहां था, जो पहले यहां था वो यहां आ चुका है। मैं इसको विजुलाइज नहीं कर पाऊंगा, पात्र के प्रसार को अपन विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, उसको देख नहीं पाते हैं। तो यहां पर मुझे ऐसा लगेगा कि जो पहले मैं निशान पी पे लगा के गया था, लेकिन अब निशान कहां पर है, क्यू पर। तो मुझे यह लगेगा कि निशान यहीं पर था, पानी पहले यहां तक था और अभी पानी यहां तक है। यानी कि मुझे ऐसा लगेगा कि केवल जो पानी में भी जो प्रसार हुआ है, जो द्रव में जो प्रसार हुआ है वो क्यू से लेकर आर तक हुआ है। ऐसा मुझे क्यों लगा, क्योंकि पहले निशान यहां पर लगा हुआ था, अब निशान कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। यानी कि मुझे ऐसा ही फील होगा कि पहले पानी यहां तक भरा हुआ था, अब कहां तक आ चुका है, आर तक आ चुका है। तो मैं बोलूंगा कि जो क्यू से लेकर आर तक जो प्रसार हुआ है उसको क्या बोलेंगे, आभासी प्रसार बोलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने निशान यहां पर लगाया था, वो निशान यहां तक चला गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रसार केवल क्यू से लेकर कहां तक हुआ है, आर तक। क्योंकि मैं चिन्ह देखूंगा, चिन्ह से पानी कितना ऊपर आ चुका है, वही मेरे लिए प्रसार रहेगा, वही प्रसार मुझे दिखाई देगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्यू से लेकर आर तक को आभासी प्रसार, द्रव का क्या बोला जाएगा, आभासी प्रसार इसको बोला जाएगा। तो अपन यहां पर लिख देते हैं द्रव का आभासी प्रसार। यहां से जो रिजल्ट आ रहे हैं वही सेम रिजल्ट यहां से अपने पास में आ रहे हैं। द्रव का वास्तविक प्रसार इज इक्वल टू द्रव का पात्र का प्रसार प्लस द्रव का आभासी प्रसार। जो द्रव का वास्तविक प्रसार है, क्या अपन इसको डेल्टा वी रियल लिख सकते हैं क्या, डेल्टा वी रियल वास्तविक प्रसार है द्रव का। और जो पात्र का प्रसार रहेगा, क्या पात्र के प्रसार को अपन डेल्टा वी वेसल लिख दें या कंटेनर लिख दिया जाए, तो इसको लिख देंगे अपन डेल्टा वी वेसल। जो आभासी प्रसार जो मुझे दिखाई दे रहा है केवल क्यू से आर तक हुआ होगा, तो अपन इसके लिए लिख सकते हैं डेल्टा वी अपेरेंट या फिर डेल्टा वी आभासी, इसके लिए लिखा जा सकता है। प्रसार की बात करने, प्रारंभिक आयतन अपन यहीं तक का काउंट कर रहे हैं केवल, तो पात्र का भी आयतन वही था और द्रव का भी आयतन वही था। स्टार्टिंग प्रारंभिक आयतन दोनों के क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। डेल्टा वी रियल क्या लिख दिया जाएगा, वी नॉट। जो प्रसार गुणांक रहेगा उसको क्या बोल दिया जाएगा, गामा रियल बोल दिया जाएगा। और तापमान लिख दिया अपन ने परिवर्तन डेल्टा थीटा। इसके बाद में वेसल की अगर बात की जाए तो प्रारंभिक आयतन मुझे पता है सेम था, लेकिन जो वेसल का गामा रहेगा उसको क्या बोल दिया जाएगा, गामा वेसल बोल देंगे।
तो ये क्या हो जाएगा, गामा वेसल हो जाएगा, डेल्टा थीटा। और इसी टाइप से अपन लिख देंगे यहां पर वी नॉट गामा अपेरेंट डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा को उड़ा दिया जाए, वी नोट से वी नोट को उड़ा दिया जाए, तो यहां से अपने पास में एक रिजल्ट आ रहा है, गामा रियल जो रहेगा, गामा रियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा वेसल प्लस क्या लिख दिया जाएगा, गामा अपेरेंट लिख दिया जाएगा। गामा रियल इज इक्वल टू कितना आ रहा है, गामा वेसल प्लस गामा अपेरेंट आ रहा है। गामा अपेरेंट, यहां से अगर मैं गामा अपेरेंट की वैल्यू निकालू तो गामा अपेरेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा अपेरेंट इज इक्वल टू गामा रियल माइनस गामा वेसल लिख दिया जाए। क्योंकि जब भी अपन से क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि जो पानी का लेवल है वो कितना बड़ा हुआ है दिखाई देगा, अपन को कितना बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है उसी को क्या बोलेंगे अपन, आभासी प्रसार बोलेंगे। और जब भी अगर वास्तविक प्रसार की बात की जाएगी तो वास्तविक प्रसार के लिए गामा कौन सा काम में लेना रहेगा अपन को, गामा रियल वाला। लेकिन जब भी अपन से बोला जाए कि आपको लेवल कितना बड़ा हुआ दिखाई देगा, या फिर अभी अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था, कि अगर मान लीजिए पात्र पहले से भरा हुआ है तो कितना पानी बाहर गिरेगा, जो भी पानी बाहर गिरता है उसी को अपन क्या बोलते थे, डेल्टा वी अपेरेंट बोलते हैं, कितना पानी बाहर गिरेगा। तो क्वेश्चन में इसी टाइप से पूछा जाता है कि पात्र कंप्लीटली भरा हुआ है, पूर्णतः भरा हुआ है, तो कितना पानी बाहर की तरफ गिरेगा गर्म करने पर। तो अपन को पता है जो बाहर गिरने वाला अमाउंट है असी को क्या बोलते थे अपन, गामा अपेरेंट बोलते थे। तो वहां पर भी अपन को किसकी कैलकुलेशन करनी रहेगी, गामा अपेरेंट की। या फिर आपसे बोल दिया जाए कि पहले कंटेनर यहां तक भरा हुआ था तो कितना बड़ा हुआ, आपको आयतन कितना बड़ा हुआ प्रतीत होगा, यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, आभासी वाला पूछा जा रहा है। तो इसलिए अपन आभासी के लिए गामा अपेरेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, गामा आभासी इज इक्वल टू गामा रियल माइनस गामा वेसल आ जाएगा। अपन डेल्टा वी अपेरेंट का फॉर्मूला फिर से लिखते हैं एक बार। अगर डेल्टा वी अपेरेंट का फॉर्मूला मुझे फिर से लिखना हो तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, डेल्टा वी अपेरेंट इज इक्वल टू वी नॉट गामा अपेरेंट डेल्टा थीटा लिखा जा सकता है क्या इसको। मुझे पता है गामा अपेरेंट की वैल्यू क्या रहने वाली है, गामा रियल माइनस गामा वेसल रहने वाली है क्या। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी अपेरेंट इज इक्वल टू वी नॉट गामा रियल माइनस गामा वेसल, इसको लिखा जा सकता है डेल्टा थीटा। लेकिन मुझे पता है जो वेसल रहेगा, जो पात्र रहेगा वो ठोस रहेगा। तो हो सकता है कि आपने अपन ने एक क्वेश्चन में देखा था कि जो पात्र रहता है, पात्र के लिए अपन को बहुत सी बार गामा डायरेक्ट गिवन नहीं होता है, अपन को क्या दे दिया जाता है, रेखीय प्रसार गुणांक एल्फा दे दिया जाता है। तो अपन को पता है कि जो ठोस रहते हैं उनमें एल्फा और गामा के बीच में रिलेशन गामा इज इक्वल टू 3 एल्फा होता है। तो बहुत सी बार हो सकता है कि आपको यहां पर जो कंटेनर का है, कंटेनर के लिए आपको गामा डायरेक्ट गिवन नहीं हो, उसके बजाय आपको क्या दे दिया जाए, एल्फा दे दिया जाए। तो जब भी अगर आपको एल्फा दे दिया जाए, कंफ्यूज नहीं होना है, अपन को पता है गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 एल्फा हो जाएगा। क्योंकि जनरली जो भी ठोस पदार्थ रहते हैं, ठोस पदार्थों के लिए हमेशा केवल रेखीय प्रसार गुणांक एल्फा गिवन होता है। तो गामा अपन को क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स ऑफ एल्फा कर देंगे। यहां से अगर मैं डेल्टा वी अपेरेंट का फॉर्मूला लिखता हूं, डेल्टा वी अपेरेंट वाला फॉर्मूला इधर की तरफ लिख रहा हूं मैं। अगर डेल्टा वी अपेरेंट वाला फॉर्मूला लिखा जाए तो डेल्टा वी अपेरेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास में, वी नॉट गामा रियल या लिक्विड का जो वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक दिया होगा, माइनस क्या लिख दिया जाए, 3 एल्फा मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा। ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है। मैं फिर आप लोगों को बता देता हूं कि डेल्टा वी अपेरेंट अपन को कब कब पता करना होता है, जब भी अगर पात्र पहले से भरा हुआ आपसे ये बोल दिया जाए कितना पानी बाहर गिरेगा, तो भी अपन एक एग्जांपल में समझा था कि पानी वही बाहर गिरता, जो पानी बाहर गिरता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, आवासी आयतन में आवासी प्रसार बोला जाता है। तो डेल्टा वी अपेरेंट एक बार तो किस क्वेश्चन में पूछा जाएगा अपन से, किस टाइप के क्वेश्चन में, कि पात्र पूर्णतः भरा हुआ है और कितना पानी बाहर की तरफ या कितना द्रव बाहर की तरफ गिरेगा। इसके अलावा किस टाइप के क्वेश्चन में कि आपसे बोला जाएगा कि आपको लेवल कितना बड़ा हुआ दिखाई देता है, कितना बड़ा हुआ दिखाई देता है, द्रव का वास्तविक प्रसार नहीं पूछा है, लेवल कितना बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके लिए भी आपको हमेशा क्या कैलकुलेट करना रहेगा, गामा अपेरेंट कैलकुलेट, डेल्टा वी अपेरेंट कैलकुलेट करना रहेगा। डेल्टा वी अपेरेंट कैलकुलेट करेंगे, लिक्विड के लिए आपको रेखीय आयतन प्रसार गुणांक डायरेक्ट गिवन होगा, लेकिन जो पात्र रहेगा, पात्र के लिए आयतन प्रसार गुणांक डायरेक्ट गिवन नहीं होगा, क्योंकि ये ठोस है, इनके लिए रेखीय प्रसार गुणांक दिया जाता है। तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया देंगे, 3 एल्फा कर देंगे, तो क्या लिख दिया जाएगा, गामा वेसल हो जाएगा। ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है, और एक ये वाला फॉर्मूला अपन को याद रखना है, गामा अपेरेंट इज इक्वल टू गामा रियल माइनस गामा वेसल। दोनों फॉर्मूलों को स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, दोनों फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। देखिए बच्चों, कल अपन ने पढ़ा था कि जो द्रव का आभासी प्रसार होता है, आभासी प्रसार को अपन क्या बोलते हैं कि अगर कोई पात्र पूरा भरा हुआ है तो कितना पानी बाहर गिरेगा, उसी में अपन क्या निकालते हैं,
डेल्टा वी अपेरेंट निकालते हैं। या फिर ये पूछा जाए आपसे लेवल कितना बढ़ जाएगा, लेवल कितना घट जाएगा, तब भी आपको किसके रेफरेंस में जवाब देना होता है, डेल्टा वी अपेरेंट से आपको जवाब देना होता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, गामा आयतन प्रसार गुणांक वाले पात्र में, एक पात्र है जिसका आयतन प्रसार गुणांक दे रखा है, डायरेक्ट अपन को गामा दे रखा है, गामा आयतन प्रसार गुणांक है, में गामा आयतन प्रसार गुणांक वाले द्रव को भरा गर्म करने पर, पात्र भी गामा आयतन प्रसार गुणांक और जो द्रव है वो भी गामा आयतन प्रसार गुणांक, दोनों का आयतन प्रसार गुणांक क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। पात्र में द्रव का स्तर क्या रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, लगभग स्थिर रहेगा, या कहना मुश्किल है। देखिए, अपन ने बोला कि मैंने गिलास में कहीं पे निशान लगा दिया, मैंने गिलास में कहीं पे निशान लगा दिया, वहां तक मैंने पानी भर दिया और वहां पर निशान लगा दिया मैंने गिलास का। अब अगर मैं गर्म करने लगूंगा, दोनों को गर्म करने लगूंगा, तो जिस अनुपात में गिलास बढ़ेगा, जिस अनुपात में पानी का गिलास का चिन्ह बढ़ेगा, उसी अनुपात में द्रव का लेवल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि अपन को पता है दोनों का आयतन प्रसार गुणांक क्या है, सेम है, यानी कि दोनों के आयतन में वृद्धि भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जैसे जैसे चिन्ह ऊपर बढ़ता जाएगा, उसके साथ साथ जो लिक्विड रहेगा वो भी क्या होता जाएगा, ऊपर बढ़ता जाएगा। और जब मैं बाद में उसको देखूंगा तो मुझे पानी का लेवल फिर से कहां पे मिलेगा, जहां पर पहले से चिन्ह लगा हुआ था वहीं पर मिलेगा मुझे, यानी कि पानी के लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। डेल्टा वी अपेरेंट की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। अपन इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए, डेल्टा वी अपेरेंट इज इक्वल टू क्या लिखा था अपन ने, डेल्टा वी अपेरेंट इज इक्वल टू वी नॉट गामा रियल। गामा रियल मतलब गामा लिक्विड का गामा लेना है अपन को, जो लिक्विड का एक्चुअल गामा रहेगा, तो ये गामा रियल माइनस गामा वेसल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा। और अगर यहां पर अपन को वेसल का अगर डायरेक्ट गामा नहीं हो, पात्र का गामा नहीं हो, तो एल्फा गिवन हो सकता है, लेकिन अभी क्वेश्चन में डायरेक्ट अपन को गामा गिवन है। डेल्टा वी अपेरेंट इज इक्वल टू वी नॉट, दोनों की वैल्यू मुझे गामा गामा गिवन है, तो मैं गामा माइनस अगर गामा करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। अगर दोनों को गामा माइनस गामा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगर यानी कि डेल्टा वी अपेरेंट कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। डेल्टा वी अपेरेंट कितने आने वाला है, 0 आने वाला है, यानी कि लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। मुझे कोई ऐसा आभास नहीं होगा कि आयतन में, द्रव के आयतन में कुछ भी वृद्धि हुई है, क्योंकि मैं पहले जहां पर चिन्ह लगा के गया था, जब मैंने दोनों को गर्म किया तो जिस अनुपात में गिलास बढ़ा या पात्र बढ़ा, उसी अनुपात में द्रव भी बढ़ चुका है। तो मुझे वापस जहां पर पानी का लेवल था, वापस मुझे लेवल ऐसा लगेगा कि जहां पे मैं चिन्ह लगा के गया था, पानी का लेवल अभी भी चिन्ह तक ही है, यानी कि मुझे आयतन में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होगा। सपोज समझिए कि अगर मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए ऐसे, ये गिलास यहां तक आपने निशान लगा दिया, यहां तक द्रव भरा हुआ है इसमें, अगर यहां तक द्रव भरा हुआ है, आपने जब इसको गर्म किया तो निशान अगर यहां तक पहुंच जाएगा, गर्म होते पात्र बढ़ते बढ़ते ये निशान यहां पर पहुंच गया, तो द्रव भी यहां से कहां पर पहुंच जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा। दोनों के आयतन क्या रहेंगे, दोनों के आयतन में वृद्धि क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मैं आके देखूंगा कि पहले पानी यहां तक भरा हुआ है, थोड़ी देर बाद आके देखूंगा चिन्ह यहां पर जा चुका होगा, तो पानी भी यहां पर जा चुका होगा। मुझे लगेगा कि चिन्ह में लगा के गया था, पानी अभी भी वहीं पर है, क्योंकि पात्र में जो वृद्धि होती है उसको अपन नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए यहां पर जब चिन्ह पहुंच जाएगा, पानी भी यहां पर पहुंच जाएगा। मैं आके देखूंगा कि अरे यार, चिन्ह तक पानी भर के गया था मैं, वापस अभी भी उस चिन्ह तक भरा हुआ, यानी कि मुझे ऐसा कोई आभास नहीं होगा कि आयतन में कोई वृद्धि हुई है। तो यहां पर जो आयतन में लेवल में जो वृद्धि रहेगी वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। इस तरह ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, लगभग क्या रहने वाला है, लगभग स्थिर रहेगा।